हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग आरओ और एआरओ जो आगामी एग्ज़ाम 11 फरवरी को होने वाला है और एपीएस एग्ज़ाम आरओ और एआरओ प्लस एपीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी डेट आ चुका है कब 7 जनवरी को। इन दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करके और मार्च में आपको पता है कि मार्च में आस-पास आपका यूपीपीसीएस होने वाला है, तो लगातार बेहतरीन एग्ज़ाम सब लगे हुए हैं। उसी को टारगेट करके हम लोग एक अद्भुत आयाम में चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रीवियस इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा जाए, जिससे आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूज़न हो, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएँ। कुछ भी ना बचे, उस बेसिक स्तर से जा करके उस हायर कॉन्सेप्ट तक हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 4 ज्योग्राफी की जो है घटना चक्र की जो मार्केट में उपलब्ध है, जो सिर्फ़ उसी को टारगेट करके बनाई गई किताब थी, उसको हम लोग तथ्यात्मक जो उसमें दिया हुआ था, उसको इतना रोचक बना करके इतने अच्छे तरीके से हमने आपको देने का प्रयास किया और आप लोग वो अच्छे तरीके से इसको देख भी रहे हैं। तो एक पार्ट उसमें और बचा है जिसे हम लोग जो है हम कल आपको दे देंगे, तो इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर और प्लस कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। उसी क्रम में हमने देखा कि जो अभी हाल ही में बिहार पीसीएस के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, टीचर के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो 6 टू 8 वाले जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें चूँकि सब्जेक्ट भरवाया था, जिन बच्चों ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को भरा था, तो उसमें देखे होंगे कि 40 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी से पूरा-पूरा और प्लस 8 क्वेश्चन आपके जो सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे। जिसमें आपका ये सामान्य अध्ययन तो सभी के लिए अनिवार्य था, लेकिन 40 उन बच्चों के लिए था जो है ज्योग्राफी भरे थे। तो आप समझिए कि अब थोड़ा-सा पैटर्न बदल रहा है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि अब जो पहले जैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से जाकर के नए क्वेश्चन का भी आविष्कार किया जा रहा है। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा देखने को कि आगे आने वाले जो यूपी के एग्जाम है उसमें भी क्या ट्रेंड ऐसा ही बदलते हुए दिखेगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें से भी 2-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट और कुछ और क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर पूछे जाएँगे, क्योंकि एक बेहतरीन जो है सवाल पूछे गए थे। तो उसी क्रम में आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाय, दिस इज़ अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, एजुकेशन अनअकैडमी एजुकेटर, इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, जो क्वालिफ़ाइड हमने किया, वो लिखा गया है और कुछ वनडे एग्ज़ाम है, जिसे हमने क्रैक किया। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे स्कैन करके भी आप जॉइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है? तो उसी उद्देश्य में आइए आज हम लोग पहला सवाल लगाते हैं। सभी लोग उसको करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से अटेंड कर सकें। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से हाँ, एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये 48 क्वेश्चंस है। 48 क्वेश्चंस में अगर कोई बच्चा 40 प्लस क्वेश्चन अगर करता है, ये ध्यान रखना कि अगर 40 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर ले जाते हो या 40 कर ले आते हो, तो समझ लो उसकी जियोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग अपना काउंट करते रहना, फिर उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे, आप लोग मिलाते चले जाना। चलिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं वाले बहुत पूछे गए हैं। इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त कम पानी की कमी वाले क्षेत्र में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो नदी घाटी परियोजना, उसका एक तो उद्देश्य रहता ही है जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ कि इतने देर में आप आंसर को पढ़ के लगा लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद कह रहा है जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। अच्छा, यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत इंटीग्रेटेड क्या है आपका परियोजना या योजना है। अब आपको पता है कि बिहार वाले जो स्टेट एग्जाम हुए हैं, जनरली उसमें 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पांचवा पूछा गया उपयुक्त में से कोई नहीं, और चौथा पूछा गया तो उपयुक्त में से एक से अधिक, और 3 ही आपके मेन ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे जो एग्जाम होते हैं, ऑप्शन देख करके बहुत जो है इजी भी हो जाते हैं, और जो लड़का नहीं पढ़ा है उसके लिए बहुत टफ भी हो जाएगा, क्योंकि वो उसी में उलझ जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं लगाए या उपयुक्त में से एक से अधिक लगाए। आइए देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहला तो सही था। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बहुउद्देशीय परियोजना बनाएंगे तो जल भंडारण करेंगे, जलीय कृषि के विकास तो करेंगे ही, और जब आप कोई भी परियोजना करेंगे तो उस पर जल विद्युत उत्पादन तो करेंगे ही। इसका मतलब है उपयुक्त में से एक से अधिक, अन्यथा आप कह दीजिए कि उपयुक्त में से तीनों सही, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट बात चलते हैं। अब देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है, जिसे पढ़ना हो
आप इसके पीडीएफ को जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके देखिए लाभ दिए गए हैं, इसकी हानियाँ दी गई हैं। जैसे लाभ है जल भंडारण में सहायता, बाढ़ रोकने में, जल विद्युत को उत्पादन करने में, नहरों द्वारा नौका के परिवहन में, मत्स्य पालन में, ये सब है। लेकिन हानियाँ भी कुछ है, जैसे जो प्राकृतिक बहाव होता है उसको रोक देती है, बाधा पड़ती है। बाढ़ के मैदान में जलाशय बन जाता है और वनस्पतियाँ नष्ट होती हैं। और बहुत सारे जो आबादी है, जनजाति है और जो अन्य लोग हैं वो क्या होते हैं, उनका माइग्रेशन होता है। बांधों का कार्य देखो, उनकी आजीविका छिन्न भिन्न हो जाती है। बड़े बांधों के जन जाने से क्या होता है, तलछट में जो है तलछट बढ़ जाता है और नदियों में क्या होती है, गाद की समस्या बढ़ जाती है। ये सब आप जानते हैं, उससे क्या होगा, बाढ़ पहुंच जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य। ये पुराना क्वेश्चन है। 2001 में तमिलनाडु ने एक परियोजना विकसित की थी, जो कि वहाँ की जो जूझती हुई पानी की कमी से जो आबादी थी उनको लाभ पहुंचाया जा सके और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हुआ। ये बात ध्यान रखना। देखिए यही था कि अगर मान लो यहाँ से वर्षा होता है तो जाहिर सी बात है छतों पर क्या होता है, बारिश जमा होता है और आपका पाइप के माध्यम सड़कों पर या अन्य नालों में निकल जाता है। तो उसको रोक करके क्या किया जाएगा, तमाम तरह की इस तरह की टेक्नोलॉजी तरीके से एक टैंक बनाया जाएगा जो प्यूरिफाइड होकर के क्या का फाइन ला करके टैंक में जो है स्टोरेज होगा और उस पानी से आप क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सिंचाई कर सकते हैं, नहाने के काम में ले सकते हैं। कई कई जगहों तो अगर बहुत अच्छा प्यूरिफाइड किया गया है तो उसको पीने के भी काम में लिया जा सकता है। तमाम तरह की चीज़ें इसको यूज की जा सकती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया। ठीक है। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल तीसरा कह रहा है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। इसका मतलब है, कह रहा है ये जो नर्मदा नदी है आपको पता है कहाँ से निकलती है, हमने डिस्कस सब कर चुके अच्छे से कि आपको अमरकंटक की चोटी से निकलती है, जो मैकाल पर्वत श्रेणी है। ये सब हमने बातचीत किया है। मैकाल पर्वत श्रेणी है और अमरकंटक की क्या है, चोटी है। अमरकंटक की चोटी है जो मैकाल की सर्वोच्च चोटी भी है। और नर्मदा पर्वत श्रेणी, सॉरी, जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से क्या निकलती है, तो आपको पता है कि कौन नदी, इसका नाम है नर्मदा नदी। ये सब आपको पता है। ठीक है। और इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जबकि पहली कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि धूपगढ़ है, जो कि किसमें, आपका महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये सब बातचीत हो चुका है, पहले वाले में आप देखेंगे तो उस पर डिस्कस किया गया। यही पूछ रहा है कि जो नर्मदा नदी है इसका किन किन राज्यों को लाभ पहुंचता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए गुजरात है और इस तरीके से है। तो गुजरात के बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबात है, यहीं पे आकर क्या करती है, ऐसे होकर के गिर जाती है। इसका मतलब गुजरात को, महाराष्ट्र इसके नीचे है तो महाराष्ट्र को भी, और चूंकि मध्य प्रदेश वाले रीजन से तो होकर गुजरती ही है, सबसे ज्यादा लेंथ भी इसी में है तो महाराष्ट्र में। उसके बाद इधर कौन सा है, तो राजस्थान है। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों में इनका जो है अपवाह क्षेत्र है और इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे है, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट बात चलते हैं। देखिए सरदार सरोवर परियोजना के बारे में बात कह रहा है, कहाँ पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 138 मीटर। कई बार यह भी पूछा जाता है, न्यूज से पूछे 163 है। कंक्रीट की मात्रा के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ग्रैंड कोली बांध है वह सबसे बड़ा है, कंक्रीट से बना बांध। ठीक है। और 138 मीटर ऊंचाई वाला भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कंक्रीट बांध है। दूसरा कौन सा है, तो आप देखेंगे महानदी पर। महानदी देखो, आपको पता है कि महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा पे। ठीक है। तो इस पर जो बना हुआ बांध है वो क्या है, आपका पहला भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना हुआ बांध है। इसमें कंफ्यूज मत करना। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में देखो, हमने बता दिया कि 4 राज्यों से लाभान्वित होने वाले हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। यही देखो खूबसूरत से जो दिख रहा है लाइटिंग, यही आपका क्या है, सरदार सरोवर बांध। उसका देखो हमने कुछ अन्य बांधों को भी ले लिया है, जो कंफ्यूजन बच्चे में रहते हैं दिमाग में, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी और भिलंगना। देखो भागीरथी नदी ऐसे आती है, यह भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जहां पर मिलती है, यहीं पर एक डैम बनाया गया है। यहीं पर कौन सा, आपका टिहरी बांध बनाया गया है। इस बात को ध्यान रखना। और जब ये आगे बहती है तो इसका नाम क्या रहता है, तो भागीरथी नदी। और जब इधर से अलकनंदा नदी आकर के मिल जाती है तो यहाँ पर जो संगम बनता है, इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, तो कौन सा बोलेंगे, देव प्रयाग। ये बात आप ध्यान रख लेना। ये सब बातें हो चुका है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई कितना है, 260.5 मीटर है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट याद रख लेना।
यहाँ पर देखो आपका ये जो परियोजना दिखाया गया है, यही आपका टिहरी डैम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भाखड़ा नांगल के बारे में जाने, आपको पता है कि भाखड़ा और नांगल 2 परियोजनाएँ हैं, जो आपका ये देखो, यही आपको बात कर रहा है कि ये ग्रेविटी डैम है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। एक देखो आपको पता है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इसके सॉरी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है और इसके आगे आप बढ़ोगे तो क्या है, यहाँ पर पंजाब है। 2 अलग-अलग परियोजनाएँ अलग-अलग राज्यों में, एक हिमाचल में और एक पंजाब में बनाया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और क्या कह रहा है कि ये दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है भारत का, ठीक है? ऊँचाई के मामले में बात कह रहा है, 225 मीटर और लंबाई इतना मीटर है और ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाँध है। सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाए इसलिए मैंने सभी जो है बाँधों को लगा दिया है। हीराकुंड बाँध अभी हमने आपको बताया ही महानदी वाले का, ये दुनिया का सबसे लंबे बाँधों में है और ये कंक्रीट वाला भी बाँध हमने बताया। उसके बाद कहा कि गांधी मीनार और नेहरू मीनार, इसमें जो ऑब्जर्वेशन टावर है उसको कहा जाता है। यही देखो आपका क्या है, हीराकुंड डैम है। तो जो महत्वपूर्ण डैम थे हमने उसको दे दिया। प्रॉपर तरीके से आप देखना, आपको अच्छे तरीके से खूब अच्छा कंटेंट मिलेगा। आपको क्या करना है, बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, तभी आपको इसका बेहतर लाभ आप इस चैनल का उठा पाएँगे। ठीक है। भारत के खेती में के आदिम स्वरूप के लिए कौन-सा शब्द प्रयोग किया जाता है? देखिए वेबर है, मिल्पा है, पामाडालबी है। तो ये सभी के सभी क्या है? आपके जो जो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा कृषि करने का जो एक तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे बेवर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में वाले रीजन में सबका काम वही है कि खेतों को, मतलब जो बड़े-बड़े वृक्ष हैं, पौधे हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे पहाड़ी रीजन में, ढालों वाले रीजन में उसको काटेंगे, छोड़ देंगे, आग लगा करके सूख जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर जाएँगे, कुछ साल ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो है उस पे खेती करेंगे, फिर अनुपजाऊ हो जाएगी तो उसको छोड़ करके फिर वो प्रक्रिया आगे करते हैं। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसको झूम खेती भी कहा जाता है। देखो यही कह रहा है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया के नाम जानते हैं। आंध्र प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम जाना जाता है। कई बार ये दे देगा और मिलाने के लिए राज्य दे देता है। इसलिए मैंने एक जगह आपको दे दिया है, आप ध्यान रखना। उड़ीसा में देखो पामाटाबी या कोमन या सेदा के नाम से, जबकि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसमें देखो वालरे कई बार पूछा गया है। हिमालयन जो बेल्ट उसमें खील बोलते हैं। झारखंड में करुआ, यह भी कई बार पूछा गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखो झूमिंग, मिल्पा हमने आपको बताया। झूमिंग खेती कहाँ पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई-कई जगहों पर उसका मिल्पा भी नाम से जाना जाता है। अब कह रहा है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही मेल। अभी हमने बताया कि मिल्पा आपका कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी में, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि आप देखोगे लदान कहाँ पर है, तो मध्य अफ्रीका वाले में है। उसके बाद देखो कोनको मैक्सिको में, यह भी गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, लदान, देखो इसमें दिया भी गया होगा कहाँ पर है, सॉरी लदान कहाँ पे है, जावा और इंडोनेशिया में। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में जो रीजन में दिया था आपका मिल्पा, क्या दे रहा है, मध्य अमेरिका में। यहाँ पे देख ला, मैंने सारा दे दिया है अच्छे से ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, 1 मिनट, मिल्पा कहाँ गए भाई, मिल्पा देखो, हाँ मैक्सिको और यही दिखा है। ठीक है, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। तो इसमें क्या हो जाता है, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है मिल्पा, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका, आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन, कनाडा आता है, यूएसए आता है और कौन, मैक्सिको आता है। तो जो मैक्सिको के नीचे आप बढ़ेंगे तो आपको मध्य अमेरिकन कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि मध्य अमेरिका बोले, या यहाँ पर अगर मैक्सिको भी दे देता तो भी क्या होता, सही हो जाता। ये बात ध्यान रखना, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। जबकि अन्य जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको हमने दे दिया। और भारत में मिल्पा कहाँ होता है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है, इस बात को ध्यान रखना। और झूमिंग भी उसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो 7 कंट्री है मध्य अमेरिकन, उसको हमने दिया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर बेलीज है, बेलीज का राजधानी बेलीज सिटी है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्वाटेमाला है। ठीक है, ये देखना ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा इसका। फिर आप देखोगे हंडुरास है, ठीक है, टोगोसल्पिया है। उसके बाद देखो इसका राजधानी, उसके बाद आपका एल सल्वाडोर है, सान सल्वाडोर इसकी राजधानी है। निकारागुआ है, इसका राजधानी मानागुआ है। जबकि कोस्टारिका है, इसका भी राजधानी आप देखो सैन जोन्स है। और पनामा है लास्ट में, पनामा की राजधानी क्या है, तो पनामा सिटी है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस 7 आपका मध्य अमेरिका कई बार लगाने के लिए देता है, तो लगाओ कैसे, ये बात ध्यान रखो। तो पहले आप बेली सिटी को लगा देना, कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट रुक जाना जरा सा, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग क्रम नहीं लगा पाते। देखो पहले नंबर पे आप बेलीज कर देना, दूसरे नंबर पे ग्वाटेमाला कर देना, तीसरे नंबर पे होंडुरास कर देना, चौथे नंबर पे एल सल्वाडोर कर देना, 5वें नंबर पे निकारागुआ, 6वें नंबर पे कोस्टारिका और 7वें नंबर पे पनामा। इसी क्रम से लगाने के लिए आता है, कई बार आया है, इसलिए इस बार भी आने की संभावना है। उसके अलग भी जो मैं अदर तथ्य है मैं उसको भी कवर कर दे रहा हूँ। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है, आप लोग को पूरा संपूर्णता का एहसास होगा। ये देखो जैसे लदांग है,
लदान कहाँ पर देखो, जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला रीजन है, जावा इंडोनेशिया, वहाँ पर लदान बोलते हैं। सब झूमिंग कृषि के ही रूप स्वरूप हैं, या वहाँ के जो आदिवासियों द्वारा की गई जो खेती है उसी का स्वरूप है। ताबी मेडागास्कर में मसूले देखोगे, कांगो जो आपका अफ्रीका वाला कंट्री देश है वहाँ पर उसके बाद फंग देखो भूमध्य रेखी अफ्रीकी वाला रीजन में जहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरता है। लोगन देखो पश्चिम अफ्रीका में, कोमिल मैक्सिको में, मिल्पा हमने आपको भी दिया ही था कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। उसके बाद देखो वही स्थानांतरण कृषि, वही सब कहानी है। कोनको देखो कई बार पूछा गया है, वेनेजुएला में, इसको याद रखिएगा। रोका भी कई बार पूछा गया है, ब्राजील में है। चेतेमिनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तोंग बहुत बार पूछा गया है, म्यांमार में, यह याद रखना। चेना भी कई बार पूछा गया है, श्रीलंका में है। रे भी महत्वपूर्ण है, वियतनाम में। और तमराई थाईलैंड में, हुमाई जावा और इंडोनेशिया में। ये सब झूमिंग कृषि के ही जो है आपका स्वरूप है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में आरंभ में अरेबिका खेती जो थी, हमने आपको इसके पहले भी जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराया था तो उसमें भी हम लोग आपको बताया था, और उसमें प्रॉपर आपको कॉफी का फसल भी दिखाया था कि अरेबिका और रोबस्टिका। अरेबिका और रोबस्टिका हमने बताया था कि दो तरह की खेत जो कॉफी के, रोबस्टिका, ठीक है, कॉफी के जो दो तरह के आपके बीज हैं वो पाए जाते हैं। तो अरेबिका आप देखेंगे सबसे ज्यादा कर्नाटक का जो आपका चिकमंगलुर वाला है, बाबा बुदन वाली रीजन है, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा ये आपका इसका प्रोडक्शन सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुआ था। जबकि रोबस्टिका को हमने आपको बताया था, ये 70% के आसपास सीधे सीधे आपका यही प्रोडक्शन हो जाता है। बकिया जो है तमिलनाडु हुआ, कुछ आंध्र प्रदेश हुआ, इस सब रीजन में। जबकि रोबस्टिका का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो हमने बताया था कि केरला वाले में। तो देखो यहाँ पूछ रहा है कि अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित किस स्थान पर की गई थी आरंभ में, सबसे पहले कहाँ पर की गई थी, तो इसमें हो जाएगा आपका बाबा बुदन की पहाड़ी। ये बात ध्यान रखना, इसको हमने यहाँ पर प्रॉपर डिटेल कर दिया है। ये जो देखो पौधा है, ये अरेबिका का पौधा है। इसी तरह हमने आपको दिखाया था रेड कलर का, उसमें बीज लगा हुआ था, वो आपका रोबस्टिका का पौधा था। इस बात को ध्यान रखना। अरेबिका और रोबस्टिका 60-70% आपका देखो कर्नाटक केरल तमिलनाडु इन सब राज्यों में यही उत्पादन हो जाता है। 70% यहाँ कर लेना। फिर कह रहा है केरल को काफी की रोबस्टिका किस्म के लिए जाना जाता है, इसे हमने बता चुका है। ये सब चीजें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कर्नाटक में अकेले ही 70% के आसपास प्रोडक्शन होता है, 21% आपका तमिलनाडु और अन्य राज्यों में। टोटल काफी की बात कह रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से खनिज का कौन सा समूह गैर धात्विक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन से धात्विक खनिज होते हैं, कौन से गैर धात्विक या अधात्विक होते हैं, कौन सा परमाणु खनिज है, कौन से जीवाश्म खनिज है। इन सब का हमने प्रॉपर लिस्ट भी दिया है। फिलहाल आप इसका आंसर देखो कौन सा है, तो लोहा, तांबा, चांदी, निकिल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, यह सब खनिज जो है श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। इसका मतलब है कि अभ्रक, चूना पत्थर, इसका मैं आंसर आपको बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। देखो ये इसका क्या हो जाएगा आपका, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब क्या होते हैं, गैर धात्विक में आते हैं। अब आइए आपको डिटेल जानकारी के लिए और आपको सहायता के लिए कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। एक धात्विक खनिज है, एक अधात्विक खनिज है, एक अणु शक्ति खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, और ये क्या है, धात्विक खनिज है। अब धात्विक खनिज कौन कौन होते हैं, लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, तांबा है, शीशा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, सोना है, चांदी है, इल्मेनाइट है, बायराइट है, पाइराइट भी होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक पाइराइट इस बार बिहार में पूछा भी गया था, पाइराइट, ठीक है, पाइराइट। यह इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बिहार में ही होता है, पाइराइट का। उसके बाद अधात्विक में देखो अभ्रक है, एस्बेस्टस है, पाइराइट है। और ये भी ध्यान रखना, जो पाइराइट है धात्विक और अधात्विक दोनों की श्रेणी में जाता है। इस बात को भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, ये कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों श्रेणी में जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग पाइराइट लिख लेना। नमक है, जिप्सम है, हीरा है, इमारती पत्थर है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं। ये सब जो है आपका नॉन मेटल में जाती है। जबकि अणु शक्ति में अगर हम लोग जाते हैं, तो अणु शक्ति में देखो यूरेनियम है, थोरियम है, इल्मेनाइट है, बेरिलियम है, जिरकॉन है, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रेफाइट, ये सब इसमें हो जाते हैं। जबकि जीवाश्म में जाएंगे तो आपको पता है कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी सभी क्या, जीवाश्म ईंधन में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखो ये पूछ भी लिया था, हमने आपको बताया कि इसका क्या है, बिहार है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में, इसीलिए पूछा, ठीक है। पाइराइट को देखो क्या बोलते हैं, मक्षिका या पाइराइट एक खनिज, हमने आपको बताया कि मेटल और नॉन मेटल दोनों श्रेणी में जाता है। देखो यही पाइराइट का आपका फिगर लगाया गया है। पीतल की तरह पीले इस खनिज में चमक पाई जाती है, जिसे सोना होने का भ्रम करते हैं, इसलिए इसको फूल्स गोल्ड या हिंदी में मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। कई बार यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप लोग कमर करके प्रॉपर तरीके से तैयार रहिए।
बिहार में देश की पाइराइट संसाधनों का देखो 95% संसाधन अकेले यहाँ पर पाया जाता है। अगर क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पूछेगा तब कहाँ पे, वो बिहार में ही पूछा जा सकता है, अन्य में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, भारत में भूतापी ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ पर है? देखो, जो भूतापी मतलब भूमि से जो आपका ऊर्जा दोहन किया जाता है, अगर आप देखोगे तो हिमाचल में पार्वती घाटी है और लद्दाख में कौन सी है? पूगा घाटी है। इन दोनों जगहों से होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, जबकि राजस्थान के अरावली से नहीं होता। यहाँ पर देखो मैं दिया है कि हिमालय में मणिकर्ण की जो घाटी होती है वहीं पर पार्वती के पास, पार्वती में क्या होता है? मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी से होता है, जबकि पूगा घाटी लद्दाख में। कई बार मिलाने के लिए भी आया है कि पूगा घाटी कहाँ पर है। तमाम तरह की घाटियां दे देगी तो याद रखना कि पूगा घाटी कहाँ पर है? लद्दाख में। पार्वती घाटी अपने जंगल और चरस की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह बात आपको बताना है। अब बताओ कि इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, यह एक कच्चे माल के निकट वाले क्षेत्रों में स्थित होता है, इसे लाइट उद्योग या प्रकाश उद्योग भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें सब का सब क्या है? सही है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर हम बात करें, देखो ये अगर आप भारत की बात कर रहे हो और यहाँ पे राजस्थान हो गया, ये वाला रीजन देखो जम्मू कश्मीर हो गया, ये पूर्वोत्तर भारत वाला पार्ट हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो आपका पूर्व और पश्चिम गलियारे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से गलियारा ऐसे हो करके इस तरीके से होते हुए, ऐसे होते हुए कहाँ, इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यही गलियारा है, इसको ध्यान रखना। यही गलियारा है पूर्व से पश्चिम। इसी तरह गलियारा अगर आप देखोगे, थोड़ा कलर चेंज करके करें, नहीं तो आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से गलियारा देखो ऐसे आता है, इस तरीके से। ठीक, सभी गलियारों को जान लो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हालांकि हमने सब दिया भी है, टेंशन मत लेना। फिर उसके बाद एक स्वर्णिम चतुर्भुज है, उस स्वर्णिम चतुर्भुज की जिक्र करेंगे, फिलहाल इसको जानो। यहाँ पर आपका गुजरात का पोरबंदर है, गांधी जी का आपको याद ही होगा नाम। तो यहाँ पर क्या है? पोरबंदर है। तो पोरबंदर से लेकर के सिलचर कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। तो सिलचर तक आपका क्या है? ये आपका है। तो यहाँ पर देखो कहीं है सिलचर असम में, पोरबंदर गुजरात से। इसका आंसर क्या हो जाता? इसका आंसर हो जाता सी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। कह रहा है कि इसी का थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्रेशन देख लेते हैं जो हमने आपको बनाया था। पूर्व एवं पश्चिम गलियारा, देखो यहीं पर आपका क्या, ये पोरबंदर है और ये क्या आपका सिलचर, पोरबंदर। उसके बाद जबकि श्रीनगर जो आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, और कहाँ कन्याकुमारी आपका पता है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो आपका क्या हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण गलियारा ये। और दोनों जहाँ पे काटते हैं, देखो यहाँ पर काटते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर, देखिए कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के झांसी नामक स्थान पे। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान समझ लेना। अब देखो जो पूर्व पश्चिम गलियारा, अगर कभी ये पूछ ले कौन सा नेशनल हाईवे है, तो NH-27 है। इस बात को ध्यान रखना। बाकी इन जो है जिलों से होकर जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं। जो महत्वपूर्ण था हमने रेड कलर से कर दिया। अब देखो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वह कौन सा है? तो NH-44 है, जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला है। यह भी देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर देखोगे दिल्ली है, यहाँ पर देखोगे ये आपका महाराष्ट्र है, जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? चेन्नई है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है? कोलकाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो चतुर्भुज अगर कभी पूछे, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में देखो यहाँ दिया गया है और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। परियोजना के अंतर्गत सभी 4 महानगर दिल्ली, दिल्ली से मुंबई आएंगे, मुंबई से चेन्नई जाएंगे, और चेन्नई और बेंगलुरु के बाद, चेन्नई और यहाँ पर बेंगलुरु नहीं है, यहाँ पर कोलकाता लिख लेना, कोलकाता। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये बेंगलुरु काट देना। देखो दिल्ली से कहाँ आपका ये मुंबई हो गया, मुंबई से अगर चेन्नई हो गया, चेन्नई से आपका कोलकाता हो गया, फिर कोलकाता से आपका दिल्ली। तो आपको स्वर्णिम चतुर्भुज कई बार पूछा गया है, किन किन जो है आपका स्थानों से, किन किन शहरों से होकर गुजरता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। अब कह रहा है मिसमी, बैरल और लुशाई क्या है? तो आपको पता है कि ये सब क्या है? जनजातियां हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने पूरा आपको दे भी दिया है कि मिसमी, अबोर, डाफला, ये सब कहाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। देखो मिशमी है, डाफला है, अबोर है। मिकिर जनजाति अरुणाचल और असम दोनों में पाई जाती है। देखो ये हमने पूर्वोत्तर की सभी को लगाया है। जैसे अगर आप सिक्किम की बात करेंगे, शेरपा है, लेपचा है, भूटिया है। ये ध्यान रखना, एक भूटिया है और एक होता है भोटिया। कौन सा? भोटिया। भोटिया कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाया जाता है संयुक्त रूप से। जबकि भूटिया की बात करेगा तो सिक्किम में। देखो
बोडो कहाँ पाया जाता है? असम में। उसके बाद देखो कुकी एक है जो मणिपुर में पाया जाता है, जबकि एक है कुका। ये भी सब कंफ्यूजन करता है। कुका कहाँ है? आपका पंजाब में। ये बात आप ध्यान रखना, कुका पंजाब में। उसके बाद देखो कई बार ये पूछा गया लूसाई जनजाति कहाँ पर है? तो लूसाई मिजोरम में है। एक मिजो जनजाति भी यहीं पर है। तो मिजो तो नाम से आप पकड़ लोगे, लेकिन लूसाई को ध्यान रखना कि ये दोनों मिजोरम में है। जबकि रियांग और नौशिया ये दोनों कहाँ पर है? तो यह त्रिपुरा में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मेघालय में एक अंगामी, खासी, गारो, जैंतिया, यह सब कहाँ पर? तो मेघालय में आपको पाई जाने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इसको अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो इतने से पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों से आपका क्वेश्चन सब लग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्राचीनता, बहुत बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार का आप ध्यान रखिएगा और इसको प्रॉपर रिवीजन करके जाना, और जो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं उसको भी रिवीजन करके जाना। निश्चित रूप से आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में से सम्मिलित नहीं है। धारवाड़ भी है, विंध्यन भी है, कुडप्पा भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक भी है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो उपयुक्त में से एक में, उपयुक्त में से एक में से अधिक है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पूरा लिस्ट ही दिया था, आपको इसके पहले बताया भी था। एक बार हम आपको डिटेल जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे भी। लेकिन आप लोग चैनल को क्या करेंगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे हौसला प्रॉपर तरीके से बढ़ता जाता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट जो है बनता चला जाता है। इसमें सभी सभी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन है। आर्कियन के बाद धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है। देखो हमने दे भी दिया है, आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, बिंद है, गोंडवाना है, दक्कन ट्रैप है, टर्शियरी काल, क्वाटरनरी काल, ये सब इसी क्रम में विकसित होते चले गए हैं। मतलब कि अगर आप सबसे पहले देखोगे आर्कियन क्रम की चट्टान, तो इसी आर्कियन और धारवाड़ क्रम में आप देखोगे तो जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, इसी समय कई बार पूछा भी गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण किस क्रम में हुआ है? तो आप बताओगे धारवाड़ क्रम में। देखो आर्कियन क्रम की ही मूल चट्टान मानी जाती है। जब इसका टूट फूट होगा, अदर जगह डिपोजिशन होगा, जमा होगा, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनेंगी। और इन दोनों में आप देखोगे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। कुडप्पा धारवाड़ क्रम के अवक्षेपण और निक्षेपण से बना है। मतलब इसका जब अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, तब इसी हर एक चट्टान आगे वाला इसके बनने में इसके पिछले वाले चट्टान का क्या है? योगदान है। तो आप देखोगे कि कुडप्पा तक क्या है, आपको देखने में आपका अवशेष देखने को नहीं मिलेगा। फिर गोंडवाना भी आपको अवशेष जो देखने को मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना क्या है? आपका पेड़ पौधों इन्हीं सब के दबने से ही बना है। मनुष्य को आपका अवशेष देखने को मिलेगा, हड्डियों का अवशेष, बड़े बड़े जानवरों का अवशेष, इसका मतलब इसमें मिलता है। दक्कन ट्रैप आपको पता है लावा वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी अवशेष नहीं मिलता है, यहाँ पर रवा देखने को मिलता है। टर्शियरी काल में उत्तर भारत का जो जो आपका पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे हिमालय वाला श्रेणियां हैं, जितनी भी उसकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, तो उसमें आपको पता है ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब तो पहले चले जाते हैं। लेकिन टर्शियरी काल में जिसका निर्माण हुआ है, आपको पता है कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। जबकि क्वाटरनरी काल में जो भारत के उत्तर भारत के जो मैदान है, उस समय में ये निर्माण हुए हैं। इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको हल्के मत लेना। यहाँ पर मैंने बताया है, देखो सभी आर्कियन, विंध्यन, ये वाला जो रीजन है, देखो ये सब आर्कियन क्रम वाले हैं, ये सब आर्कियन क्रम वाले हैं, ठीक है। देखो ये अरावली वाला रीजन है, यहाँ पर आर्कियन क्रम का है। अब यहाँ पर जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण है, आप देखोगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से उसका निर्मित है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी देखो इसी के आसपास देखने को आपको मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, सब एक दूसरे के आसपास ही देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखो आपका टर्शियरी है, गोंडवाना है, इसको आप लोग ध्यान से इस मैप को देख लीजिएगा। आपको जो ये ब्लैक कलर वाला है, ये आपका ज्यादातर देखोगे नदी घाटियों वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, सबसे ज्यादा कोयला का निक्षेप इसी में पाया जाता है। जबकि जो आपका धारवाड़ क्रम की आप देखोगे, इसमें ज्यादा आपका सबसे महत्वपूर्ण जो धातुएं पाई जाती हैं, इसी क्रम में पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम में आप देखोगे चूना पत्थर है, जो आपका इन सब चीजों को के लिए जो है संगमरमर है, चूना मिट्टी है, इन सब चीजों के लिए वो प्रसिद्ध है। अलग अलग समय में बना है, जैसा उनका टेम्परेचर हुआ, जैसा दाब हुआ, उस तरह के उसमें धातुएं, उस तरह के उसमें खनिज पदार्थ विकसित होती चली गई। कुछ घाटी में आप देखोगे तेल मिलेगा, कहीं पर देखोगे जो है आपका कोयला मिलेगा, कहीं पे आप देखोगे सोना मिल रहा है, कहीं पर आप देखोगे कि चांदी मिल रहा है, कहीं पे देखोगे राजस्थान वाले रीजन में आपका झुंझुनू वाले रीजन में देखिए वहां पर आपको तांबा देखने को मिल रहा है। तो ये सब ऐसे ही आपका इनका विकास होता है। असम हिमालय की जो हिम रेखा है कितनी है? तो असम हिमालय की अगर हिम रेखा की बात करेंगे तो लगभग लगभग आपका 4400 मीटर के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए हिम रेखा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे हिम रेखा का मतलब ये देखो आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर आप कोई हिम रेखा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन इसके ऊपर आपको प्रॉपर हिम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस रेखा के ऊपर आप जाओगे तो बर्फ क्या होता है? जम जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपको ये बर्फ रेखा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या है? हमेशा बर्फ जमा हुआ, जबकि इसके नीचे देखिए बर्फ रेखा देखने को नहीं मिल रहा है। यही हिम रेखा होता है कि एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर जाने पर बर्फ देखने को मिले, लगातार कंटिन्यूअस देखने को मिले, उसे हिम रेखा कहते हैं और कुछ नहीं है। और अलग अलग जगहों पर जाहिर सी बात है अलग अलग हिम रेखा होगी।
जैसे अगर आप पूर्वोत्तर में जाएँगे तो अलग हिमरेखा देखने को मिलेगी और आप पश्चिम में जाएँगे तो अलग हिमरेखा देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए 4420 मीटर पर हिमरेखा देखने को मिल जाएगी, जबकि अगर हम पश्चिम साइड में कश्मीर की तरफ जाएँगे तो वहाँ पर 6000 मीटर, इसका मतलब वहाँ पर हिमरेखा क्या है, ऊँचा पर और ऊँचाई पर उठ जाती है, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूर्वोत्तर हिमालय की तरफ हिमरेखा नीची होगी या पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा नीची होगी, तो आप बता दीजिएगा कि जो आपका पूर्वोत्तर हिमालय है, यहाँ पर हिमरेखा नीची होगी, जबकि पश्चिम हिमालय में हिमरेखा क्या होती है, ऊपर होती है। ये बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वजह से ऐसा होता है, जबकि यहाँ शुष्कता की वजह से ऐसा होता है। पेन्नार नदियाँ, पोलार नदियाँ, ये सब जो है पूछा जाता है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो क्या ये नीलगिरी में है? क्या ये नंदी पहाड़ी से है, सह्याद्री से है, ऊपरी से कोई एक से अधिक या कोई नहीं? तो ध्यान रखना कि नंदी की पहाड़ी पड़ती है कहाँ पर? कर्नाटका में। वहीं से निकल करके आप देखोगे तो ऐसे आंध्र प्रदेश से होते हुए क्या करती है? आपकी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर आपको दिखाया गया है, देखो आपको पेन्नार नदी पूछा है। पेन्नार नदी देखिए ये है, कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश में जाती है और कहाँ? आपको ये हमने नेट से इमेज लिया है, ये बात को ध्यान रखना। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? ये गिर जाती है, ठीक है? हाँ, ये हमने इंटरनेट से इमेज खाली डाउनलोड किया इसलिए कि आपको प्रॉपर तरीके से क्या करें? दिखा सके हैं। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक? अब देखिए भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में, ये बात आप ध्यान रखना, कर्नाटक में कहाँ से हमने बता दिया, नंदी की पहाड़ियों से। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर कितने कन्फ्यूजन कोई ऑप्शन थे कि तमिलनाडु भी था, महाराष्ट्र का सह्याद्री भी था, तो ये बात आप कन्फ्यूजन को दूर रख लेना। और एक नदी से एक नीचे और है, उसको भी देख लो यहीं पर, कभी अगर पूछो तो आप बना देना। पिन्नार के नीचे आपको एक नदी होगी पोलार, देखो कहीं दिख रही है पलार नदी, देखो ये है, मैं बना रहा हूँ, ये पोलार नदी है। तो पलार नदी देखो कहाँ से बह रही है? पलार नदी का भी उद्गम स्थल कर्नाटक से, लेकिन इसमें एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड हो जाता है कि इसमें देखो नीचे की तरफ बह रहा है, जबकि ये यह देखो कैसे बह रहा है, यह आपका उत्तर पूर्व की तरफ बह करके तब नीचे आ रहा है, जबकि ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बहता है। इसका मतलब है कि कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ? तमिलनाडु में आकर के यह भी बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराता है। इस बात को ध्यान रखिए। देखो यहाँ पर दिया गया है भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहने, मतलब 3 राज्यों में, जबकि वह 2 राज्यों में यह भी नंदी दूर पहाड़ी वहीं से निकलती है। इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है? जनवरी माह में इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगा। जनवरी माह में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है, तापमान समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो देखो अगर हम बात कर ले कि ये आपको पता है कि ये दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत वाला रीजन है, और इधर आपका हुआ है क्या, राजस्थान। तो आपको पता है कि यही गुजरात राजस्थान से होकर क्या कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे गुजरती है। तो यही पूछ रहा है कि जो समताप रेखा है, समताप रेखा क्या होती है? समताप रेखा हर सीजन में बदलती रहती है, ठीक है? जो एक समान टेम्परेचर को समान, जो जिस तरह से समदाब रेखा होती है जो दाब को दिखाती है, जो समताप रेखा होती है वो टेम्परेचर को दिखाती है। जहां पर एक समान जो है टेम्परेचर होगा, अगर हम उसको मिलाएंगे तो आपको एक समान रेखा देखने को मिल जाती है। इस तरीके से करते हुए ये रेखा रहती है। तो वही पूछ रहा है कि जब जनवरी मतलब जब ठंडी का समय आता है तब समताप रेखा नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? तो देखो रहती तो इसके समांतर ही है, लेकिन कहाँ, इसके दक्षिण में खिसक जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तो कर्क रेखा के समांतर परंतु उत्तर में नहीं, कर्क रेखा के समांतर परंतु दक्षिण में। लेकिन अगर गर्मी में पूछता, ठीक है, मार्च अप्रैल पूछता तो क्या होता, मई जून में पूछता तो क्या होता, ये कर्क रेखा के समांतर लेकिन कर्क रेखा के उत्तर। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। उसके बारे में डिटेल यहाँ दिया गया है। देखो कि अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर कब, आपको यह भी इमेज कहाँ आपका मैप से ही जो है आपका नेट से डाउनलोड करके आपको बनाया गया है। जरा सा समझने के लिए ध्यान रखिएगा। देखो ये उत्तर आपका गर्मी की तरफ खिसक गया है और ये जो रेखा है आपका कब, ठंडी के समय खिसक गया है। जबकि ये क्या है, ये आपको पता है कर्क रेखा आपका है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 7 राज्यों से गुजरती है। ये बात को आप ध्यान रख लेना। इसी सब चीजों के बारे में लिखा गया है, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विस्तार का उच्चतम सीमा, मतलब इसमें देखो पर्टिकुलर उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के बारे में पूछ रहा है। जबकि इसमें क्या है आपको पता है कि इस, अगर हम इस वाले बात करें रीजन की, तो ये क्या है, पर्वतीय वाली क्षेत्र भी है। इसका मतलब यहाँ पर्वतीय वनस्पति भी पाई जाएगी। तो पर्वतीय वनस्पतियों का अलग जो है ऊंचाई मिलेगा। लेकिन यहाँ उपोष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है, तो उपोष्णकटिबंधीय या नोट कर लेना कि इसमें 1524 मीटर के आसपास क्या है, इसका सागर औसत सागर तल से। आपको पता है कि जो तमिलनाडु में चेन्नई है, उसी चेन्नई से सागर तल का मापन किया जाता है। तो 1524 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। कौन, उष्णकटिबंधीय जलवायु वनस्पतियों की बात कह रहा है। जबकि पर्वतीय की बात करेगा तो आपको करीब करीब 4000 मीटर तक आप जाओगे, तब तक आपको वनस्पतियां मिलती चली जाएंगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों का विस्तार औसतन कहां पर है, ये बात आप ध्यान रखना।
तो उष्णकटिबंधी क्या होता है? जो ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ जो जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा तो अपने पत्ते क्या होंगे? अपने पत्ते ये सब जो है गिरा देते हैं, गिरा करके नीचे चला आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधी। मानसूनी पतझड़, जैसे ही मानसून आएगा, जैसे ही ग्रीष्मकालीन आएगी, मतलब उस समय क्या होगा? सभी पत्तियाँ अपना हरे-भरे फिर से नई हो जाती हैं। अब देखो इस समय जैसे शुष्कता के समय क्या होती है? जब आपको पता है जब ठंडी आती है तो क्या होता है? सभी पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन कहाँ पर? 150 से 200 सेंटीमीटर वाले रीजन में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जबकि 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर जाएँगे तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएँगे। कौन से? सदाबहार वन, यह भी कई बार पूछा जाता है। देखो कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन जाकर के पूछा गया था। ठीक है? कुछ क्वेश्चन कर लो, उसके बारे में डिटेल इसके बारे में दिया हुआ है। देखो भारत में सर्वाधिक ज्वारी वन वाला क्षेत्र जो है, सर्वाधिक ज्वारी वन वाला क्षेत्र राज्य कौन-सा है? तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज्वारी वन कहाँ पर? आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में, इधर उड़ीसा में भी पाया जाता है, गुजरात में भी ज्वारी वन पाया जाता है, कुछ आंध्र प्रदेश ज्वारी वन पाया जाता है। देखो वेस्ट बंगाल भी दिया है, गुजरात भी दिया है, तमिलनाडु, फिर उसके बाद कह रहा है कि देखो आंध्र प्रदेश दिया है, वेस्ट बंगाल भी दिया है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें 1 से अधिक हो जाएगा, इस बात को नोट कर लेना। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? मेन-मेन यह भी मैप नेट से ही लिया गया है, डाउनलोड किया गया आपको समझाने के लिए, इस बात को ध्यान रखना। कह रहा है सुंदरबन, देखो आपको पता है कि ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन जो ग्रीन कलर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। फिर देखो गुजरात में यहाँ पर ज्वारी वन पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद कह रहा है देखो महानदी वाला जो मैंग्रोव होता है, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स है। फिर उसके बाद आप मैंग्रोव्स आप गुजरात है, रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र पड़ता है, गोवा मैंग्रोव्स है, कावेरी डेल्टिक जो मैंग्रोव्स है, कृष्णा गोदावरी वाला है, ये तो हो ही चुका था। और अंडमान निकोबार वाले रीजन में भी आपका मैंग्रोव्स वनस्पति पाई जाती है। कई बार लगाने के लिए दे देता है, तो इस बात को नोट कर लेना। फिर कह रहा है महाभारत लेक, हिमालय पर्वत कहाँ पर? तो आपको पता है कि नेपाल में जो है, वही जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसकी एक श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या? उसको हम लोग बोलते हैं महाभारत। इसी तरह नागटिब्बा भी है, कि यह भी कई बार पूछा था, यह भी नोट कर लेना। नागटिब्बा, तो नागटिब्बा भी यही नेपाल वाले रीजन में उसको बोला जाता है। ठीक है? जो मध्य हिमालय का पूर्वी विस्तार है उसी को। जबकि पश्चिम में जाएँगे तो धौलाधर और पीर पंजाल आपको पर्वत श्रेणियाँ जो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में और जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन पूछा था आर.एल. सिंह ने, भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्वों को कितने रूप में मतलब बाँटा था? तो ये ध्यान रखिए किस रूप में बाँटा था? क्या भूगर्भीय संरचना को आर.एल. सिंह ने आधार बनाया था? अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अलग-अलग, जैसे किसी ने भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ को संरचना को आधार बनाया, किसी ने जो उसकी आकृति है, कहीं ऊबड़-खाबड़, कहीं गहरे मैदान, कभी समतल मैदान, इसको आधार बनाया। तो अलग-अलग तरीकों से आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जो आधार बनाया, भौतिक जो आकृति थी उसको आधार बनाया था। यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा टफ माना जाएगा। इस बार थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे दे दिया है सब कुछ कि आर.एल. सिंह ने भारत का प्रादेशिक भूगोल में, उनकी पुस्तक थी, उसी में क्या किया, बाँटा था 4 बृहद, 28 मध्यम क्षेत्र में, 67 प्रथम क्रम में, 192 शब्द याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, यही प्राकृतिक आधार पर उन्होंने बाँटा था। भारत में प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य है प्राकृतिक तत्व, जैसे उनकी उच्चावच कैसी है, जलवायु कैसी है, उनकी मिट्टियाँ कैसी है, उसके आधार पर वो बाँटे थे। इसको आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूछा था और सबसे दक्षिणी अक्षांश पूछा था? बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो देखो हमने अभी आपको बनाया भी था मैप, ये देखिए यहाँ पर कह रहा था सबसे दक्षिणी, क्या? सबसे दक्षिणी अक्षांश, मतलब कि मुख्य भूमि का बात कह रहा था। तो मुख्य भूमि का आपको पता है कि कन्याकुमारी के पास 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि अगर सुदूर पूछ लेता, साउदर्न मोस्ट पूछ लेता, तो जो अंडमान निकोबार में जो महान निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट पड़ता है, ठीक है? यहाँ पर, या ग्रेट, इसी पे सॉरी इंदिरा पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसका पूरा नाम है, इसको याद रख लीजिएगा। कितने डिग्री पे? तो 2 डिग्री इसमें से घटा देना, 6 डिग्री 4 मिनट। सब आसानी से होता चला जाए, खाली पेशेंस रख के आपको पढ़ते चले जाइए। अब कह रहा है पूर्वी देशांतर, देखो जो हमने पूर्वोत्तर वाला इधर राज्य बनाए थे, यहाँ पर यही अरुणाचल प्रदेश में जो गाँव है किबीथू, ठीक है? यहीं पे आपका देखोगे तो 97 डिग्री 25 मिनट से ये लाइन गुजरती है, यही पूछना चाह रहा था। जबकि गुजरात में गौरमोता से गुजरती है, कौन-सा? गौरमोता से, यह कहाँ पे पड़ती है? तो ये गुजरात में पड़ता है। इस बात को आप लोग नोट कर लें। इसी चीज़ों को अक्षर दिया गया है तो आप लोग आसानी से बता देते। 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। देखो नॉर्थ ही लिखना, कई बार साउथ लिखा रहता तो गलत हो जाता। देखो 68 डिग्री 7 मिनट गुहार मोता, ये देशांतर की बात कह रहा है, देशांतरी विस्तार। और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरी विस्तार, जबकि 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ? इंदिरा काल आपका कहाँ पर? इस समय ये लद्दाख में पड़ेगा। यह ध्यान ध्यान रखना आप लोग, जम्मू कश्मीर से नहीं, क्योंकि पहले अब जो है इसका बंटवारा हो चुका, आपको पता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। 8 डिग्री 4 मिनट, ये बात आप ध्यान रखना। ये सारे इमेज आपको कहाँ से?
आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करके आपको समझाने के लिए लगाए गए। ये बात नोट कर लेना। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कह रहा है भारत का भूमि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। चलिए, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कह रहा है, ईएसटी लाइन की बात कह रहा है। क्या भारत की जो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जो ये गुजरात था, इसके ऊपर का जो सीमा था, उसकी बात कह रहा था, इस वाले रीजन की बात कह रहा था ये पूरा, जो आपका जल से नहीं लगता है। तो 15,200 तो इसका मतलब था कि देखो यह 3.82 यह भी सही था। आपको पता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसकी लेंथ है, जबकि मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो 3.28 मिलियन यही लिखा गया था। बहुत लोग कन्फ्यूजन हुए हैं। और आपको पता है कि यहाँ से जो उत्तर प्रदेश से होकर के जो नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और आपके 5 राज्यों में कौन-कौन राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद देखोगे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, और कौन-सा है? तो आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर क्या आईएसटी लाइन गुजरती है। कितने डिग्री से? तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री से। इसको भी आप लोग नोट कर लेना। तो सब सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है इसका आंसर मार देना भाई, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे क्या चल रहा है। चलो, कह रहा है कि भारत की, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पेन भी चेंज कर लिया करे, एक ही पेन चल रहा है बार बार। चलिए, कह रहा है हाँ, कह रहा है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका क्या है, सही है। अभी तो आसान क्वेश्चन देखो, लेकिन इसमें कंफ्यूज लोग कर गए थे, लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है। तो आपको पता होना चाहिए था कि ये उत्तर से दक्षिण क्या होता है, लंबाई होता है, जबकि पूरब से पश्चिम क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई अब कितनी थी, 3214, जबकि चौड़ाई कितनी थी, 2933। याद कैसे करेंगे, कई लोग ऐसे पूछते हैं सर याद कैसे होगा। तो देखो, लंबाई याद करने का तरीका 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, यहाँ पर 4 लिख दो, याद हो जाएगा। चौड़ाई कैसे याद करें, देखो ऐसे लिख लो, 3 लिख लो, एक 3 और लिख लो, मतलब 2 3 है, इसका गुणा कर दो, 3 3 9, चूंकि 2 बार 3 है तो इसको 2 लिख लो, क्या हो जाएगा 2933। इस बात को नोट कर लेना। और यहाँ पर आप देखोगे तो दिया भी है 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि 3214 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। और देखो 15,200 क्या है, इसका जो है स्थलीय सीमा की लंबाई है। और 7,500 किलोमीटर आपका ये जलीय सीमा की लंबाई है, द्वीपों सहित। जबकि 61 से इसको बना लेना, 62 से नहीं है, 6100 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ आपका तटीय जो आपका ये प्रायद्वीपीय वाला पार्ट है, इसकी बात करें तो ये क्या है, 6100 किलोमीटर। कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर कह रहा है कि मालाबार तट के संबंध में कुल 48 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 40 आपके सब्जेक्ट से पूछे गए थे, 8 जो सामान्य अध्ययन था। भारत के पूर्वी किनारे मालाबार के तट पे, भारत के पूर्वी तट के किनारे संकीर्ण मैदान की पट्टी, अच्छा। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, अच्छा। गोवा के दक्षिण में प्रायद्वीप पश्चिमी तटीय पट्टी है, अच्छा। तो देखो भैया, इसमें क्या समस्या है, यही तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यही प्रायद्वीपीय भारत है। अब मालाबार तट को आपको पता है केरला वाला रीजन यही मालाबार तट है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पूर्वी तट की बात कह लिया, तो इधर तो है ही नहीं, क्योंकि इधर पूर्वी घाट है, तो यह तो ऐसे ही कट हो जाता है, इसको काट दो। फिर कह रहा है मालाबार का अधिकांश राज्य केरल में, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। गोवा के दक्षिण में आपको पता है कि जहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री होती है, वहां पर क्या है, गोवा है। तो यही कह रहा है गोवा के मालाबार तट का अधिकांश भाग, सॉरी कहाँ गया, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी, एग्जैक्टली यही आपका पट्टी, इसी को हम लोग बोलते हैं मालाबार का तट। इसका मतलब यह भी सही था, यह भी सही था, तो क्या हो जाता, उपयुक्त में से डी आ जाएगी। केरल की लंबाई, केरल में भारत कितना, सब लंबाई सब कहानी है, पढ़ लेना। देखो यही वाला रीजन है जो आपको दिखाया गया, अभी मैप आपको इमेज नेट से ही लिया के डाउनलोड किया गया है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉपीराइट वाली इशू ना आए, ठीक है। हमने क्रिएट नहीं किया है मैप। कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षिण भारत में देखो नर्मदा नदी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वही बता पाएगा। क्या नर्मदा नदी सतपुड़ा सीढ़ी के दक्षिण बह रही है, अच्छा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा के बीच से गुजरती है, अच्छा। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण बह रही है। देखो ये आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है, इसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं विंध्य। ये कौन सा है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। जबकि ये कौन सा है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसको आप लोग नोट करना। इन्हीं के बीच से एक नदी बहती है, इसका नाम है क्या, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से, तो अमरकंटक से सब बातचीत हो चुका है। कहाँ गिरती है, तो गल्फ ऑफ खंबात में या अरब सागर में गिर जाती है। अब एक नदी इसके दक्षिण बहती है सतपुड़ा के, इसका नाम क्या है, इसका नाम है तापी नदी। तापी या ताप्ती इसी का नाम है,
ठीक है? इसका मतलब है कि जो नर्मदा नदी वो बिंद और सतपुड़ा के बीच से, जबकि तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यही सब कहानी यहाँ पर बनाया गया है। कुछ अन्य नदियों को भी दिया गया है। माही नदी जो आपकी ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, इसी विंध्य से दक्षिण-पश्चिम से निकल करके कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए गल्फ ऑफ खंबात में क्या करती है, गिर जाती है। साबरमती आपको पता है कि साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। इसका मतलब है कि गुजरात में जो महात्मा गांधी का आश्रम है, इसी साबरमती के तट पर है। एक लूनी नदी है, इसको अंतःस्थली नदी बोलते हैं। मतलब इसका जन्म कच्छ के दलदल में, रन ऑफ कच्छ में समा जाता है, खो जाता है। यह मुहाने पर नहीं गिरता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल मुहाने में, अरब सागर पर नहीं गिरता है? तो बता देना कि लूनी नदी है। तापी नदी देखो इसके दक्षिण में बह रहा है, आपको दिख रहा होगा। यह देखो कलसुबाई पर्वत श्रेणी है। यह आप इसी के बीच से बहती है, कलसुबाई और जो है नर्मदा के बीच से। मांडवी जुआरी आपको पता है गोवा में बहने वाली नदी है। शरावती नदी कर्नाटक में बहने वाली नदी है। पेरियार, भरतपुरझा और पंबा ये सभी केरल की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भरतपुरझा है और यहाँ की पवित्र नदी भी मानी जाती है। यहाँ पर देखो सब नदियों को दिखाया भी गया था, इसको देख लीजिए। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि देखो एक ऐसे आपको सिंधु नदी बहती है इस तरीके से होकर के, सिंधु नदी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक नदी आती है सतलज नदी है। अलग अलग नदियों को देखना, ये कौन सी नदी है? तो ये सिंधु है। उसके बाद ये सतलज है, ये सतलज है, सिंधु है, सतलज है। यहाँ पे एक नदी बहती है, इसका नाम है काली नदी। इसका नाम है काली नदी, जो नेपाल वाले रीजन से और उत्तराखंड की सीमा बनाती हुई बहती है। इसी को नेपाल में एक चौका नदी ही बोलते हैं। जबकि उत्तराखंड के कुमायूं से निकलती है, इसे गौरी गंगा बोलती है। सब कहानी हम बता चुके हैं इसके पहले वाला जब हमने घटना चक्र का सीरीज डिस्कशन किया था। ठीक है? और उसके बाद देखो यहाँ पे एक नदी आती है, आपको पता है इसका नाम है क्या? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आपका जो बिहार वाले से रीजन से होकर बहती है और आपका वेस्ट बंगाल, सॉरी, तीस्ता नदी आपकी कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल वाले रीजन से, सिक्किम वाले रीजन से होकर आती है। तीस्ता देखो ये हो गया तीस्ता। और यहाँ से एक नदी आती है, कौन सा? ब्रह्मपुत्रा। ये आप ध्यान रखना, जो आपको असम वाले रीजन से होकर बहती है। देखो जो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये नदियों के हिसाब से क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। कई बार पूछता है, ध्यान रखना। इसे हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच के जो उसको बोलते हैं, इसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है? और काली और तीस्ता के बीच में जो होता है, इसके हम लोग नेपाल हिमालय बोलते हैं। इसे आप लोग नोट करना। और तीस्ता और जो ब्रह्मपुत्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो असम हिमालय बोलते हैं। आइए नीचे चलते हैं। देखिए यहीं पर डिवीजन किया गया है। ये देखना, इंडस है, सतलज है, सब बता दिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ये देखो आपको काली है, ये देखो तीस्ता है, ये क्या है आपका? ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है? ये ब्रह्मपुत्रा है, तो नोट कर लेना। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्रा नदी का सबसे बड़ा निवासित द्वीप? हम निवासित का मतलब होता है जहां पर लोग निवास करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसे हाल ही में जो है जिला भी घोषित किया गया है और विश्व का यह पहला ऐसा नदी द्वीप है जो एक जिला भी है। तो कई बार पूछा गया कि विश्व का ऐसी कौन सी द्वीप है जो सबसे बड़ा जिला है? तो कौन सा है? माजुली द्वीप है। इसे आप ध्यान रखना। यहाँ पर देखो बनाया गया, यह भी इमेज मैप से ही लिया गया है। यह ब्रह्मपुत्रा नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताया था कि देखो ब्रह्मपुत्रा नदी को ही नेपाल, सॉरी, तिब्बत में सांगपो नदी, और जब ये अरुणाचल में, देखो तिब्बत में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो नदी। जिससे नोट करें, सब क्वेश्चन है। सांगपो नदी। और जब अरुणाचल में आता है इसको दिहांग नदी बोलते हैं, दिहांग नदी बोलते हैं। ठीक है? और जब यह जो है आपका असम में आता है जिसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। उसके बाद जब ये कहाँ बांग्लादेश में आता है तो इसको जमुना बोलते हैं। और जब गंगा से मिल करके आगे बढ़ता है तो इसमें एक नदी आती है, इसका नाम है क्या? पद्मा। पद्मा। जब पद्मा मिलता है तो इसका इसका नाम, सॉरी, मेघना, माफ करिएगा, मेघना। पद्मा तो गंगा का नाम है। मेघना इधर से देखिए आती है पद्मा, इधर से आती है मेघना, तो मेघना के नाम से अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो फिर कह रहा निम्नलिखित में से क्या आप लोग डिटेल ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं? एक बार हमसे अगर आपको पढ़ना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग आपको प्रॉपर तरीके से एक बार अवश्य पढ़ाएंगे अगर आप सब लोग की इच्छा रहेगी तो। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो आपको पता है कि चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ठीक है? उड़ीसा में। कई बार मिलाने के लिए देता है, सांबर झील राजस्थान, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। ये बात आप ध्यान रखिए। देखो यहीं पर उड़ीसा झील है, यह भी नेट से ही मैप इमेज लिया गया है। सुंदरबन के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही नहीं? बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर घर है और इसे सुंदरी पेड़ के नाम से ही इसका नाम लिया गया है। तो एग्जैक्टली ये सब सही है क्योंकि यहीं पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
और यह वृक्ष ऐसे इनकी डालियाँ, इनके जो तने इतने कठोर होते हैं, इधर से आने वाले जो ज्वार होते हैं, क्या करते हैं? इनको अंदर प्रवेश करने से रोक देते हैं। इसका मतलब यह काफ़ी जो है प्रोटेक्टिव भी होते हैं, जो आपको रक्षात्मक एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा के बारे में सब कहानी लिखा गया, आप लोग पढ़ लेना। देखो यही आपका जो दिखा रहा है, यही आपका ब्रह्मपुत्रा है। इधर से आपका क्या गंगा नदी आ रहा है और ये सब क्या है? इसके डेल्टा हैं। ये सब डेल्टा है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है? कहानी आपको सब बता दिए हैं। यही सब कहानियाँ लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें पढ़ करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसपे हम लोग बता देंगे। देखो यहीं पर आपका रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, सुंदरी नामक वृक्ष है, देखो ये हरा-भरा है ये ना, ये सुंदरी नामक का वृक्ष है। ये सब मैप से ही मैप जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको लगाए गए हैं। देखो यही आपका सुंदरी वृक्ष है, ये आप ध्यान रखना ताकि आपको अट्रैक्टिव लग सके और अच्छे से आप लोग पढ़ सकें। अब सोचो इतनी इतनी घनघोर आपको देखने पे लग रहा होगा, इसमें से परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं, तो जब आएगा ज्वार तो क्या करेगा? इसको रोक लेता है और कम से कम तबाही यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पर एक चीज़ यह भी देखना कि गुजरात दूसरे स्थान पर ज्वारी है, जो आपका देखो ये लिखा है ना, भारत में पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कई बार पूछता है क्रम लगाने के लिए, तो पहले स्थान पे बंगाल, दूसरे स्थान पर गुजरात। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है? दूसरा पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो आप बताओगे शिव समुद्रम, चूंकि नाम दे ही दिया तो क्वेश्चन आसान कर दिया है। कौन सा? कावेरी नदी। कावेरी नदी पे क्या है सबसे बड़ा दूसरा जलप्रपात? तो बोलोगे सर पहला कौन सा है? यही बात सत्य है। सबसे बड़ा पूछ रहा है, यह भी ध्यान रखना, ऊंचा नहीं पूछ रहा है। तो पहला सबसे बड़ा हो जाता है इंद्रावती नदी है। इसी पर आपका एक चित्रकूट जलप्रपात है। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता है गोदावरी की सहायक नदी है। इसको इसको आप लोग ध्यान रखना। अब कुंचिकुल क्या है? तो कुंचिकुल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झरना है, जो शिमोगा और वराही नदी बहता है। 455 इसकी ऊंचाई है। और बतिया जो हमने बात किया इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर कौन सा? चित्रकोट जलप्रपात है, जिसे हम लोग भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। अमेरिका में भी एक नियाग्रा जलप्रपात है, उसी के नाम पर हम लोग बोलते हैं कि भारत का नियाग्रा है, क्योंकि वो अमेरिका का जो नियाग्रा जलप्रपात है बहुत ही मनोरम, बहुत ही बड़ा जलप्रपात है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो नियाग्रा नदी पर बना भी है। शिवसमुद्रम कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में है, एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। आपको पता है कावेरी नदी पर है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण है कि शिवसमुद्रम एशिया में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में से एक है, जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित किया गया। कुछ प्रमुख जलप्रपात है जो हमने दे दिया है, जैसे कुंचिकुल कई बार मिलाने के लिए देता है तो शिमोगा जिला कर्नाटक में, बारही पानी कई बार देता है मयूरभंज जिला उड़ीसा में। ऊंचाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली क्रम याद रखना। पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे और ये पांचवें। देखो नोह कलाई कई बार पूछा गया है। पूर्वी खासी मतलब मेघालय में है नोह कलाई है, जबकि नोह सगी थांग आपका कहाँ पर है? ये पूर्वी खासी वहीं पर है। यह भी, यह वाला बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखना। दूध सागर भी कई बार पूछा गया है, ये कर्नाटक। और हमने बताया था कि देखो यहाँ पर जो नदी है, यहीं आप आपका इसके नीचे क्या है? कर्नाटक भी है, इधर गोवा है। इसका मतलब है किसी के जो है अ, सीमा पर ही है कर्नाटक और गोवा, ठीक है। कोरियोलिस बल के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? यस गुरुजी चैनल है, इसको आपको क्या करना है? लाइक करते रहना भाई, तभी तो हौसला बढ़ता रहता है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव में परिवर्तन कारण होती है। अच्छा, यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, देखो ये आपका, आपको पता है कि 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यह उत्तरी गोलार्ध है, यह दक्षिणी गोलार्ध है। यही बोल रहा है, गोलार्ध मतलब आधा होता है। यह सब नोट कर लेना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बालक, उनके लिए है सब। देखो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। यह विषुवत रेखा है। अब कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में मतलब इधर की तरफ मुड़ जा रही हैं, मतलब दाहिनी तरफ अपने, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से साइकिल कर रही हैं। देखो इसी तरह साइकिल करता है, इस तरह साइकिल चलती है तो मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है, इस तरह से चले तो क्या एंटी क्लॉकवाइज? तो ही बोल रहा है, क्या ये सही है? और कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीनों आपने पढ़ लिया। क्या इसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया? ऑप्शन थोड़ा यहाँ एक चला गया, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने का ही होती है, एग्जैक्टली। अच्छा ये बताओ कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूरब? या आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल हम आपको बताएंगे अभी आंसर इसका थोड़ी देर बाद। देखो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही है, ये बात आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यही, यह भी नेट से ही मैप लिया गया, इमेज लिया गया है, यह बात ध्यान रखना। और ये दक्षिणी गोलार्ध में देखो कहाँ, एंटी क्लॉक वाइज। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति हवाओं को दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। पृथ्वी के घूमने का ही ऐसा उत्पन्न होता है। ये सब चीजें हैं, ये बात नोट कर लेना। और पृथ्वी की जो घूर्णन होता है वो क्या? पश्चिम से पूरब इसकी घूर्णन होती है।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम कहाँ पर है? तो सबको पता होगा ये कहाँ, मेघालय में है। सर्वोच्च वर्षा यहीं पे होती है। अब देखो, पहले चेरापूंजी था, मौसिन राम हो गया है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ पर होगी, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति किस तरह की पाई जाती है? क्या उष्णकटिबंधीय मानसून वन? भैया उष्णकटिबंधीय मानसून पर आपने तो अभी पढ़ा था कि वहाँ पर कम से कम 150 से 200 सेंटीमीटर तो वर्षा चाहिए ही। रेगिस्तानी हो गई, झाड़ियाँ होंगी, इसका मतलब दोनों के दोनों सही हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, तो जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, भाई रेगिस्तान वाला ही तो रीजन होगा। वह इसीलिए तो अब आप देखोगे नागफनी जो कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं, उनके जो तने होते हैं काफ़ी गद्देदार होते हैं, ताकि वो अपने मॉइस्चराइज़ेशन को क्या करे, जो है काफ़ी देर तक उसको रख सके। अब देखो, भारत में चंदन किस प्रकार की वनस्पतियों में पाया जाता है? तो चंदन उष्णकटिबंधीय जो आपका पर्णपाती वन है, उसी वाले रीजन में आपका क्या चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। आप देखोगे तो कर्नाटका वाले रीजन में सबसे ज़्यादा चंदन की जो है खेती की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषतया भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, हमने बताया था कि सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर क्या 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा होगा, उच्च तापमान होगा, अधिक वर्षा होगा, इसका मतलब ये सही है। और जब ये सदाबहार ही है, तो ये अपने जो है पत्तियाँ कहाँ गिराएँगे, तो इसका मतलब ये गड़बड़ बोल रहा था। पेड़ सदाबहार होंगे, ऊँचे होंगे, काफ़ी घने होंगे, तो इसका मतलब यह भी सही था, यह भी सही था। कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, वो मुश्किल ये कर पाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये देखो हमने यहाँ पे दे दिया आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 70 से 200 सेंटीमीटर वाले रीजन में आप जाएँगे, तो आपको मिलेगा, रोक के पढ़ लेना। जहाँ पर ह्यूमिड वाला होगा, जहाँ पर वो 100 से 200 सेंटीमीटर, और जो आपका एरिड वाला होगा, शुष्कता वाला, वो 70 से 100 सेंटीमीटर, इसको आप लोग पढ़ लेना। कुछ वृक्ष भी आपको दे दिया गया है, जैसे पलाश है, अमलतास है, बेर है, खैर है, ये सब आपको इन्हीं रीजन में देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार, ये देखो 200 सेंटीमीटर, 22 सेंटीग्रेड, मतलब आपको तापमान भी ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे देखो ये क्या है, सबसे ऊपर लंबे घने लंबे-लंबे कुछ क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। इतने लंबे होते हैं कि इसके नीचे क्या होती है, आपकी प्रकाश भी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा घने होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन के बारे में देखो इसे लिखा गया है, कहानी आप लोग पढ़ लेना। और कौन-कौन से वृक्ष होते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इन सब चीज़ों को भी आप लोग पढ़ना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए इतना डिटेल हम नहीं आ रहे हैं। जब डिटेल पढ़ाएँगे तो सब पढ़ाएँगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन-सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? देखो, नीलगिरी, मन्नार खाड़ी, सुंदरबन, आपको पता है कि सभी के सभी क्या हैं, यूनेस्को की सूची में लिस्टेड हैं। और सबसे पहले कौन-सा था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कई बार यह भी पूछा गया है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ? हमने पूरी सूची ही दे दी है, इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखना, इसमें स्थान दिया गया है, किन-किन स्थान में फैला गया है, क्षेत्रफल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद रख लेना। बकिया कई बार ये पूछता है, जैसे नंदा देवी, हम सिर्फ़ मुख्य-मुख्य चीज़ें बता रहे हैं, बाकी आप लोग वो करके सब पढ़ लेना। नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में। नोकरे कहाँ पर? मेघालय में। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहाँ पर? आपको पता है, अंडमान निकोबार में। मन्नार खाड़ी देखो तमिलनाडु में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? असम में लगाने के लिए आता है। सुंदरबन बायोस्फीयर पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल देखो उड़ीसा में। डिब्रू सैखोवा आपको पता है असम में। दिहांग दिबांग आपको अरुणाचल प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पर? बायोस्फीयर आपका मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा आपको पता है सिक्किम में। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल में संयुक्त रूप से है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। जबकि कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? गुजरात में है। कोल्ड लेजर बहुत बार पूछा गया, हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, यह भी पूछा गया है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर? जो है मध्य प्रदेश में। तो ये जो प्रमुख-प्रमुख 18 बायोस्फीयर रिजर्व इस समय हैं, वो सभी हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आप इसको थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा तो पीडीएफ जाकर के डाउनलोड करके आपका किससे, टेलीग्राम से पढ़ लीजिए। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक सीमाओं के लिए, विकसित विश्व की राजनीतिक संकट के लिए, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका मूल जो उद्देश्य अगर पूछे तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के लिए ही किया था। लेकिन उस समय चूंकि कोल्ड वार भी हुआ था, ये ध्यान रखना कि विकसित विश्व की जो राजनीतिक संकट गहरा गया था, उसके लिए भी ये जो है बुलाया गया था। और कहीं न कहीं से वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास इसका उद्देश्य ज़रूर रहेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हमने दे भी दिया है 1992 में, ये सब प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार आपको पूछा भी गया है, इसको पृथ्वी सम्मेलन किसको बोलते हैं? तो ये रियो डी जेनेरियो वालों को कहाँ मनाया गया? तो आपको पता है ब्राज़ील में ये रियो डी जेनेरियो, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एजेंडा 21 भी यहीं पर आया था, यह भी पूछा गया है, किस वाले
सम्मेलन में एजेंडा 21 आया था, तो आप बता दोगे रियो डी जेनेरियो कब? 1992। ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, वही सब चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? वाह, क्या अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो आपको पता है, कह रहा है मिट्टी है, कृषि है, हवा है, उपयुक्त विषय देखो मिट्टी क्या है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यह नॉन रिन्यूएबल आपका जो रिसोर्सेस है उसमें आता है। जबकि कृषि है, हवा है, इसको क्या कर सकते हैं, बार बार हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। आपको पता है कि जो बायो वाला जो एनर्जी जो है उत्पादित की जाती है, आपको इसी की पेड़ पौधों से, कृषि से ही उत्पन्न उत्पादित की जाती है। हवा हवा है, आपका हवा भी आपको पता है कि बड़े-बड़े जो डेरे लगाए जाते हैं, इस तरीके से जो चलते हैं चक्री, वो आपके क्या है, सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्या है, रिसोर्सेज, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज। यहाँ पर देखो दे दिया गया है यहाँ पर थोड़ा-सा, रिन्यूएबल एनर्जी में देखो प्लांट्स आते हैं, सन आते हैं, वाटर आते हैं, विंड आते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? ये सब आते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स है, कोल है, सॉइल है, क्योंकि ये सब एक बार यूज़ कर ली दोबारा मिलने वाली नहीं है। यहाँ की मिट्टी बहा करके अगर यहाँ चली आई तो ये मिट्टी फिर दोबारा यहाँ पे नहीं जा पाती, इसको धो नोट कर लेना। नवीकरणीय संसाधन में देखो बायोमास ऊर्जा है, जैसे इथेनॉल, जल विद्युत, भूतापी है, पवन है, सौर ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी है। जबकि अनवीकरणीय में देखो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, इसीलिए कहा जाता है कि ये सब जो प्रकृति ने दिया है इसका थोड़ा-सा यूज़ उस हिसाब से करो, ताकि आपको आने वाली पीढ़ी के लिए उसको जो संचित रखा जा सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वन कटाई के लिए था? आपको सबको पता है, चिपको आंदोलन, मेधा पाटेकर वाला आंदोलन, वही सब है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा पर्वत का उदाहरण नहीं है? फोल्डेड माउंटेन क्या होता है जिनका निर्माण टर्शियरी काल में है? अभी हमने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। इसी तरह आपका देखोगे कि आपका आल्प्स पर्वत है जो फ्रांस में, वह भी टर्शियरी काल का पर्वत है। एंडीज है, रॉकी है, सब फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन अगर देखोगे अपलेशियन पर्वत, यह यूएसए में पड़ता है, जो दक्षिण पूर्वी भाग में है, यूएसए में दक्षिण पूर्वी भाग में है। यह क्या है? अपलेशियन है, अरावली है, सतपुड़ा है और विंध्य पर्वतश्रेणी, ये सब घर्षित पर्वत है। मतलब कि ये सब का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के समय, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के समय बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए आज घिस गए हैं। इसलिए दुनिया की सर्वोच्च चोटियाँ इसमें नहीं पाई जाती हैं, जबकि नवीन जो पर्वत है उसमें दुनिया की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है। निम्नलिखित क्षेत्र में से किससे न्यून हिमरेखा कहते हैं? तो न्यून हिमरेखा देखो कहाँ पाई जाएगी, तो आल्प्स पर्वत क्षेत्र में, क्योंकि जो ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हिम जमने की जो प्रकृति है, मतलब बर्फ जमने की जो प्रकृति है, देखो ये पर्वत चोटी यहाँ पर है, ये आपका यूरोप में है और एक भारत में है। तो जाहिर सी भारत भारत आपका 0 डिग्री के क्या है, नज़दीक है, जबकि ये 0 डिग्री से और ऊपर है, भूमध्य रेखा से और ऊपर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, जो जो आपका बर्फ रेखा होगी, जो हिम रेखा होगी, क्या होगी, न्यून होगी। कहाँ पर? आल्प्स में। कॉमन सेंस की बात थी, जितनी ऊंचाई पर जाओगे वहां पर हिम रेखा क्या होगी, कम होती जाएगी। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये पूछा था, मैं कई बार डिस्कस किया आपको। ये पूछा था कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित करती है। अब यहाँ पे राज्य नहीं पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि मालवा का पठार जो है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश वाले रीजन में, राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो रीजन मालवा का पठार है, यहीं में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा गुजरती है, ये पूछा गया है। अच्छा, ये पूछे कि सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस राज्य में गुजरती थी, ये भी बता देना। मध्य प्रदेश। सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में गुजरती है, तो ये बता देना। कहाँ पर? आपका राजस्थान लिख देना, ये बात आप नोट कर लो। कितने राज्य? 7 राज्य आपको पता होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कौन-कौन राज्य लिख भी दिए, बता भी दें। देखो यहाँ पर गुजरात है, कन्फ्यूजन ना हो, राजस्थान है, आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है, फिर देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो 4 हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलोगे तो झारखंड देखने को मिलेगा, 5 हो गया। उसके बाद देखो त्रिपुरा है और उसके बाद आपका कौन सा है, मिजोरम है, इसको आप लोग नोट कर। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाएंगे भैया, तो कांटेदार जंगल नोट कर लेना कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। जबकि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में क्या है, कांटेदार जंगल नहीं पाए, इन वाले रीजन में पाया जाता है। इस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी, हमने आपको पढ़ाया था कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। ये सब अनअकैडमी पे क्लासेस हुई थी हमारी, बहुत डिटेल, ठीक है। जब मैंने अकेडमी में जो है क्लास लिया, मैं जब जियोग्राफी का, तो पूरा डिटेल वहाँ बताया। खैर आप लोग को यूट्यूब पे भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मैंने बताया था कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, ये निछालित मिट्टी इसको बोलते हैं, या आच्छादित मिट्टी बोलते हैं। इसमें से जो ऊपर के कैल्शियम होंगे, जो आपके कैल्शियम के जो कण होंगे, चूना होगा, वो क्या होगा, रिस करके नीचे चला जाता है और ऊपर क्या बच जाता है, लोहा बच जाता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ पाई जाएगी, तो देखो मेघालय रीजन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बरसात वहीं होती है। और आपका कहाँ पाई जाएगी, इस वाले रीजन में, पश्चिम वाले रीजन में, पूरब वाले रीजन में, यहीं पर सब पाई जाती है। उस देश का नाम बताइए जहाँ पर पहला G21 की मेजबानी करेगा।
तो ये आपको पता है कि अब G21 हो गया है क्योंकि अफ्रीकन कंट्री को भी इसमें शामिल किया गया है। कहाँ पर? ब्राज़ील में होने वाला है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन था। हवा में नमी मापने के लिए आपको पता है कि हाइग्रोमीटर क्या करता है? हवा में नमी मापता है, ठीक है? हाइग्रोमीटर से, जबकि यहाँ पर मैंने दे दिया है वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, जबकि एरोमीटर से क्या करते हैं कि हवा की कुछ गैस का घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर क्या करता है? डेंसिटी मापने का है, यह भी आप नोट कर लेना, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन-सा भूमध्य सागर के भारत में मतलब कि उत्तर-पश्चिम की ओर चलता है भूमध्य सागर से? आपको पता है भूमध्य सागर आपका कहाँ है? जो है आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसी के उत्तर में है। तो यहाँ से जो पवनें चलती हैं पूरब की तरफ, तो भारत की तरफ क्या करती है? वर्षा करती हैं, तो वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। कब होता है? तो आपको पता है दिसंबर-जनवरी के रीजन में होता है। इसमें जब आपका जो अ, गेहूँ की जो खेती होती है, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। तो कई बार पूछा गया जो पश्चिमी विक्षोभ की जो बारिश होती है, किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो गेहूँ के लिए। और भारत में कहाँ पर देखने को सबसे ज़्यादा इसका जो है मिलता है लाभ? तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा, उसी रीजन तक क्या होती है? बरसात देखने को मिलती है। तो इसी को आप लोग नोट करिएगा, मानसून के पहले वाली वर्षा नहीं है। तो ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बिहार पीसीएस के जो टीचर एग्ज़ाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, सबको भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। आपको ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे से वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। यह टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लेना है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको जो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।